नीलेश राय की आंखें विक्की राठौर को एकटक घूर रही थीं। उसका चेहरा उत्साह और उम्मीद से भरा था। उसका मकसद सिर्फ विक्रम राठौर के मुंह से कुछ जरूरी जानकारी निकालना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष इतना महत्वपूर्ण होगा कि वह सीधे उसके पिता के फैसले को प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, विक्रम राठौर के पास इस बात का आधा निर्णय अधिकार है कि वह क्राउन प्रिंस बनकर सिंहासन पर बैठ सकता है या नहीं। ये उसे उल्लास से भर देने के लिए काफी था। योर हाइनेस की बहादुरी बेजोड़ है और आपने बार बार सैन्य उपलब्धियां हासिल की है। आप स्वाभाविक रूप से क्राउन प्रिंस के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार अभी भी सम्राट के हाथ में है। मैं सिर्फ एक सुझाव दे सकता हूँ, विक्की ने कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम मेरा पूरा समर्थन करो, ये काफी है, नीलेश राय ने चमकते हुए कहा। योर हाइनेस इतने उदार हैं और मेरे साथ इतने घुल मिल गए हैं। मैं स्वाभाविक रूप से क्राउन प्रिंस बनने के लिए योर हाइनेस का समर्थन करता हूँ, विक्की ने कहा। ठीक है, तुम्हारे इस वाक्य से मुझे राहत मिली। नीलेश राय जोर से हंस पड़ा। भाई विक्रम, आज से तुम मेरे सगे भाई हो। अगर भविष्य में कोई परेशानी आए तो बस मेरे पास आओ। शुक्रिया, योर हाइनेस, विक्की ने हल्के से सिर हिलाया। आओ, शराब लाओ, नीलेश राय ने जोर से चिल्लाया, किसी को शराब लाने का आदेश दिया और फिर उसके साथ 3 ग्लास शराब पीकर जश्न मनाया। योर हाइनेस, अब देर हो रही है, मैं वाकई थक गया हूँ। क्या आप मुझे पहले जाकर आराम करने की इजाजत देंगे? 3 ग्लास शराब के बाद विक्की ने निर्णायक रूप से विदा मांगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तुम दिन भर थके हुए हो, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। नीलेश राय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर चिल्लाया, यहाँ आओ। यो रॉयल हाइनेस को उनके घर वापस भेजो। आम आदमी विदा लेता है। विक्की ने झुककर सलाम किया और नैना राय के साथ हवेली से बाहर निकल गया। उसे मानना पड़ा कि आज रात की यात्रा से बहुत कमाई हुई। हालांकि नीलेश राय द्वारा दिए गए खजानों की गुणवत्ता एकांत राय के स्काई आई बीड से कम थी, लेकिन मात्रा में वह बेहतर थी। 100-200 खजाने कई बड़े डिब्बों में भरे थे और हर टुकड़ा हजारों सोने की कीमत का था। इतने धन के साथ वह भविष्य में कई काम कर सकेगा। वापसी के रास्ते में साथ चल रही नैना राय आखिरकार बोल पड़ी, विक्रम राठौड़, तुम वाकई कोई ठुकराते नहीं। पहले तुमने बड़े भाई के फायदे स्वीकार किए और अब तुम दूसरे भाई का खजाना ले रहे हो। क्या दोनों तरफ से खाना ठीक है? इसमें क्या गलत है? बड़ा प्रिंस और दूसरा प्रिंस जिद करके मुझे चीजें दे रहे हैं, मैं उनकी दयालुता को ठुकरा नहीं सकता, है ना? विक्की ने उबासी लेते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि लोगों का पैसा लेकर उनकी मुसीबतें हल करनी पड़ती हैं? तुम दोनों तरफ चाहते हो तो आखिर में तुम कैसे चुनोगे? नैना राय ने पूछा। इसका मुझसे क्या लेना देना? उत्तराधिकारी का फैसला करने का अधिकार तुम्हारे पिताजी के पास है, मैं सिर्फ एक दूत हूँ, विक्की ने कंधे उचकाए। क्या मतलब? तुम फायदे तो लेना चाहते हो लेकिन जिम्मेदारी नहीं? नैना राय ने पूछा। ऐसा नहीं कह सकते, मेरा दर्जा कम है, मैं कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? जहाँ तक तथाकथित फायदों की बात है, उन्हें मेरे इधर उधर दौड़ने की मेहनताना समझ लो, विक्की ने आलस भरे लहजे में कहा। तुम्हारी ये मेहनताना वाकई सस्ती नहीं है। नैना राय अवाक रह गई। पहले उसे नहीं पता था ये लड़का इतना बेशर्म क्यों है। वैसे वास्तव में मौजूदा स्थिति में अगर मैं इन खजानों को नहीं स्वीकार करता तो और ज्यादा परेशानी होगी। इन्हें स्वीकार करके ही मैं तुम्हारे बड़े और दूसरे भाई के दिल को स्थिर कर सकता हूँ। इससे मुझे भी थोड़ा आसान होगा। विक्की ने अन्य ढंग से आंखें खुली रखीं। क्या तुम्हें डर नहीं कि वे जान जाएंगे कि तुम आखिर में दोनों को खुश नहीं कर पाओगे? नैना राय ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। इसमें डरने की क्या बात है? विक्की ने उदासीन भाव से कहा। चाहे मैं कितना भी बदसूरत दिखूं, तुम्हारे बड़े और दूसरे भाई मेरे साथ रिश्ता तोड़ने की संभावना नहीं रखते, बल्कि वे सोचेंगे कि मैं सीधा सादा हूँ और आसानी से रिश्वत ले लेता हूँ। वे मुझे और ज्यादा खजाने देंगे। आखिरकार मेरी अभी भी कुछ कीमत है।
तो तुमने ये सब सोचा था? नैना राय थोड़ी हैरान हुई, और फिर अचानक उसे समझ आया। उसे शायद समझ आ गया था कि विक्की ने क्या किया। जैसा कि उसने कहा, अगर दोनों प्रिंस आधी रात को निमंत्रण देते हैं, और अगर वो सामने से मना कर देता, तो निश्चित रूप से दूसरों को नाराज करता और कृतघ्नता का ठप्पा लगता। इसके विपरीत, अगर वह दोनों तरफ काम करता और दोनों प्रिंसों को खुश करता, तो न केवल उसे कई फायदे मिलते, बल्कि वो आपस में झगड़े से भी बच सकता था। हालांकि ये सतह पर लालची दिखता है, लेकिन ये मानना पड़ता है कि दूसरा पक्ष का तरीका सबसे अच्छा समाधान है। वैसे भी, अगर पानी का प्याला बराबर रखा जाए, तो कोई भी पक्ष नाराज नहीं होगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे पास विकल्प होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन खजानों को स्वीकार करना चाहता? ये गर्म आलू है और भारी जिम्मेदारियां है। समग्र स्थिति की खातिर मुझे खुद को बलिदान करना पड़ता है। विक्की ने सिर हिलाया। यह कहने से पहले, कृपया अपनी होठों की मुस्कान को छिपा लो। नैना राय ने आंखें घुमाईं। ये लड़का और बेशर्म होता जा रहा है, और फायदा मिलने पर भी व्यवहार करता है। योर हाइनेस प्रिंसेस, मैं अकेले खाने वाला नहीं हूँ। डिब्बे में मौजूद खजानों में से जो तुम्हें पसंद हो, चुन लो और जो चाहो ले जाओ। विक्की ने बहुत उदारता से कहा। ये ठीक है। नैना राय ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। पूरी रात मेरे साथ रहने की कुछ मेहनताना तो बनता है। योर हाइनेस, मैं गाड़ी में थोड़ा आराम कर लूंगा। घर पहुंचने पर मुझे फिर बुलाना। मैं वाकई अब और नहीं सह सकता। विक्की को अब बोलने की ताकत नहीं थी, इसलिए चेतावनी देने के बाद वह अपनी सीट पर टिका और सोने लगा। नतीजतन 3 मिनट से भी कम समय में गाड़ी अचानक रुक गई। जड़ता के कारण विक्की का शरीर फिर से आगे की ओर गिरा। इस बार नैना राय ने जल्दी प्रतिक्रिया दी, अपनी पतली हथेली बढ़ाई और सीधे विक्की का सिर दबा दिया ताकि वो करीब न आए। क्या बात है? इतनी जल्दी घर पहुंच गए? विक्की ने नींद भरी आंखें खोलीं, और उसकी सामान्य दोहरी पलकें अब 3 पलकों में बदल गई थी, जो अभी भी कांप रही थी। बहुत नींद, वाकई बहुत नींद। विक्रम राठौड़, लगता है तुम आज रात सो नहीं पाओगे। नैना राय गाड़ी से उतरी और देखा कि सामने एक और समूह दिखाई दिया। पूरा चौराहा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और ऐसा लग रहा था कि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या बात है? फिर से कोई रास्ता रोक रहा है? विक्की ने सिर हिलाया, पूरी कोशिश की कि वो जाग जाए, और गाड़ी से उतरकर देखने लगा। वाकई, जैसा अनुमान था, वैसी ही स्थिति थी। अरे, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? विक्की आखिरकार अपने गुस्से को रोक नहीं सका और गाली दे दी। जैसे ही वो नीलेश राय के घर से निकला, 10 मील भी नहीं गए थे कि फिर से परेशानी शुरू हो गई। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो वो शायद तड़प कर मर जाएगा। इतना चिड़चिड़ा मत हो। ऐसा लगता है कि कोई फिर से तुम्हें पैसे देने आया है। जितना ज्यादा, उतना अच्छा, नैना राय ने मजाकिया लहजे में कहा। विक्की को इतना उदास देखकर, जैसे उसकी कमर कमजोर हो, वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। इतना जवान हो, फिर भी पूरी रात जाग नहीं सकते? हाय, इस पैसे को कमाना कितना थकाऊ है। विक्की राठौड़ ने आह भरी। उसका चेहरा असहायता से भरा था। उसका पूरा शरीर अब हर कोशिका में थकान दिखा रहा था। कुछ नींद लेना इतना मुश्किल क्यों है? भाई विक्रम, कितना समय हो गया जब विक्की और नैना राय फुसफुसा रहे थे। एक शानदार कपड़े पहने युवा शख्स एक समूह के साथ पास आया। उस शख्स का रंगरूप शानदार था। उसकी कदकाठी सीधी और लंबी थी, और चेहरा सुंदरता से भरा था। खासकर जब वह मुस्कुराया, तो ऐसा लगा जैसे वसंत की हवा चल रही हो। ये शख्स और कोई नहीं, बल्कि ड्रैगन किंगडम का तीसरा प्रिंस, पीयूष राय था। भाई विक्रम, 10 साल की जुदाई के बाद तुम और भी आकर्षक हो गए हो। पीयूष राय मुस्कुराते हुए पास आया, जैसे कोई पुराना दोस्त लंबे समय बाद फिर मिला हो, और उत्साह से भरा दिखा। मुझे याद है जब हम बच्चे थे, हमने एक साथ शिकार किया था, लेकिन मेरी तीरंदाजी तुमसे, भाई विक्रम, कहीं कम थी। तो ये योर हाइनेस तीसरा प्रिंस है,
बहुत समय बाद मिले। विक्की ने जबरदस्ती मुस्कान दी। मैंने तीसरे भाई से मुलाकात की। नैना राय ने अपनी ओर से सलाम किया। अरे, तुम भी यहाँ हो, प्रिंसेस? अच्छा हुआ तुम और भाई विक्रम मेरे घर में बैठने आओ। पीयूष राय ने गर्मजोशी से निमंत्रण दिया। योर हाइनेस, मेरे घर में कुछ जरूरी काम है जिसे संभालना है। किसी और दिन मिलते हैं। विक्की ने अभी भी थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि उसे पैसे से प्यार नहीं है, लेकिन वो नींद को ज्यादा तरजीह देता है। भाई विक्रम, इतनी जल्दी क्या है? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। पीयूष राय ने मुस्कुराते हुए कहा। कपिलवस्तु शहर में भले ही मैं पूरी तरह से हावी न हो सकूं, लेकिन मैं हवा और बारिश को बुला सकता हूँ। तुम्हें चाहे कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हारे लिए सुझाव दे सकता हूँ। मेरे मामलों से योर हाइनेस को परेशान करने की हिम्मत कैसे? विक्की ने विनम्रता से मना किया। अरे, हम दोनों में कौन किसका है? इतना औपचारिक क्यों? जो कुछ कहना हो बस बोलो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। पीयूष राय बहुत स्पष्टवादी दिखा। योर हाइनेस की दयालुता के लिए शुक्रिया। दरअसल इतना जरूरी नहीं है, मैं खुद संभाल सकता हूँ, विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि तुम जल्दी में नहीं हो, तो मेरे घर बैठने आओ। हम बहुत समय बाद मिले हैं, पीयूष राय ने निमंत्रण दिया। ठीक है, परेशान करने के लिए माफी। विक्की के पास कोई चारा नहीं था, सिवाय सिर हिलाने के। उसे पता था कि आज वह बच नहीं सकता। बड़े प्रिंस और दूसरे प्रिंस से मिल चुका है। अगर तीसरे प्रिंस से बात नहीं करता, तो शायद इसका जवाब देना आसान नहीं होगा। 10 मिनट बाद विक्की और नैना पीयूष राय की हवेली में दाखिल हुए। बड़े प्रिंस की शान और दूसरे प्रिंस की भव्यता के मुकाबले पीयूष राय का महल अपेक्षाकृत साधारण लगता था। बेशक, ये सिर्फ सतह पर था। विक्की की नज़र से वह देख सकता था कि पीयूष राय की हवेली में रहस्य छिपा था। न केवल कई मास्टर्स छिपे हुए थे, बल्कि ढेर सारी जालसाजियां भी थीं। अगर कोई घुसपैठ की हिम्मत करता, तो उसका एकमात्र रास्ता मौत था। भाई विक्रम, इतने लंबे सफर के बाद तुम जरूर भूखे हो। मैंने लोगों से शानदार खाना और शराब तैयार करने को कहा है। इधर आओ। पीयूष राय ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और उन्हें डाइनिंग रूम में आमंत्रित किया। इस समय डाइनिंग हॉल में शराब की खुशबू फैली थी। खाना अभी भी गर्म था और समय एकदम सटीक था। इतनी भागदौड़ के बाद विक्की वाकई भूखा था, खासकर खाने और शराब की खुशबू सूंघने के बाद। उसका पेट गुर्राने लगा और तरह तरह से विरोध करने लगा। भाई विक्रम, हम सब अपने हैं, औपचारिकता मत करो, जी भरकर खाओ, पीयूष राय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। विक्की ने कोई नमस्ते नहीं की, अपना चावल का कटोरा उठाया और खाने लगा। हालांकि वो बहुत थका हुआ था, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। पहले पेट भरना जरूरी है। प्रिंसेस, कृपया। तीसरे भाई, कृपया। पीयूष राय और नैना राय ने एक दूसरे के प्रति विनम्रता दिखाई। फिर वे भी खाने पीने लगे। बेशक, विक्की जो भुक्खड़ की तरह खा रहा था, उसके मुकाबले वे दोनों कहीं ज्यादा शालीन थे, धीरे धीरे चबाते हुए और थोड़ा थोड़ा चखते हुए। एक अगरबत्ती जलने के समय बाद विक्की आखिरकार खा पीकर तृप्त हुआ। उसकी पहले सपाट पेट की मांसपेशियां अचानक उभर आईं और वह बहुत संतुष्ट था। हिक, आखिरी ग्लास शराब खत्म करने के बाद विक्की ने एक लंबी डकार ली। इस समय अगर वो अच्छी नींद ले पाता, तो ये एकदम परफेक्ट होता। रुको, मुझे नींद क्यों आ रही है? जितना खाता हूँ, उतना ही नींद महसूस होती है। भाई विक्रम, क्या तुम खाने से संतुष्ट हो? पीयूष राय ने मुस्कुराते हुए पूछा। संतुष्ट, संतुष्ट, बिल्कुल। ये सब दुर्लभ व्यंजन हैं। मैंने आज वाकई मजा लिया। विक्की अभी भी संतुष्ट दिखा। जब भूख लगी हो, तो कुछ भी अच्छा लगता है। बस तुम संतुष्ट हो, पीयूष राय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाई विक्रम, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम रात को बिना आराम किए इधर उधर क्यों घूम रहे हो? आज बहुत कुछ हुआ। फॉरबिडन सिटी के अंदर और बाहर जांच होगी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ओह, हम अभी दूसरे प्रिंस की हवेली से आए हैं।
विक्की ने शांति से जवाब दिया, कुछ छिपाए बिना। वह अब इधर-उधर की बातें नहीं करना चाहता था। वो जल्दी काम खत्म करके घर जाकर सोना चाहता था। ओह! पीयूष राय ने आश्चर्य का दिखावा किया। भाई विक्रम, इतनी रात को मेरे दूसरे भाई के घर जाकर क्या कोई जरूरी काम था? सम्राट क्राउन प्रिंस को लेकर चिंतित है। योर हाइनेस दूसरे प्रिंस ने आधी रात को बुलाया, मुख्य रूप से संबंधित मामलों के बारे में पूछने के लिए। विक्की ने कहा, क्राउन प्रिंस? पीयूष राय की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने जल्दी पूछा, क्या पिताजी मेरे दूसरे भाई को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं? नहीं। विक्की ने सिर हिलाया। सम्राट ने कहा कि आप भाइयों की अपनी अपनी ताकतें हैं। उन्हें नहीं पता कि किसे चुनना है, इसलिए उन्होंने मुझे एक सुझाव देने को कहा। ओह, हम 3 भाइयों में से तुम्हें कौन क्राउन प्रिंस बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है? पीयूष राय ने पूछा। मुझे जो भी लगे, उसका कोई फायदा नहीं। फैसला सम्राट को करना है। विक्की ने सिर हिलाया। भाई विक्रम, विनम्रता छोड़ो। पिताजी ने तुम्हें आधी रात को महल में बुलाकर क्राउन प्रिंस के बारे में पूछा। वे जरूर तुम्हारे सुझावों पर विचार करेंगे। अगर तुम कुछ अच्छे शब्द कह दो तो बहुत संभावना है कि ये हो जाएगा। पीयूष राय ने गंभीरता से कहा। ऐसा? क्या मैं इतना ताकतवर हूँ? विक्की ने अनजान बनने का नाटक किया। बिल्कुल, पीयूष राय ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। भाई विक्रम, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे क्राउन प्रिंस की स्थिति में बहुत रुचि है। अगर तुम मुझे इस पद पर बैठने का समर्थन करते हो तो काम पूरा होने पर मैं तुम्हारा बहुत आभार मानूंगा। ये विक्की ने दुविधा का भाव दिखाया, लेकिन मन ही मन तिरस्कार कर रहा था। तुम्हारे बड़े और दूसरे भाई लोगों को लुभाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं और पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। तुम तो बेहतर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस मुंह से वादे कर रहे हो। बहुत कंजूस हो, है ना? क्यों, भाई विक्रम, क्या तुम मेरी ताकत पर भरोसा नहीं करते? पीयूष राय ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि बड़े और दूसरे भाई मुझसे कुछ साल बड़े हैं, लेकिन प्रतिभा और क्षमता की बात करें तो मुझे लगता है कि मैं उन दोनों से बेहतर हूँ। अगर मैं क्राउन प्रिंस बनता हूँ तो मैं निश्चित रूप से भविष्य में ड्रैगन किंगडम को और विस्तार करने और बड़ा गौरव बनाने में ले जा सकता हूँ। तब तक तुम मेरे दाहिने हाथ होगे और तुम्हारा फायदा जरूर होगा। तीसरा प्रिंस महत्वाकांक्षी है और आम आदमी इसका प्रशंसक है, लेकिन मेरे पास कम प्रतिभा और कम ज्ञान है, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना वाकई मुश्किल है। विक्की ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसका दिल बार बार कह रहा था, भाई, तुम मुझे रिश्वत दो। अगर तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा समर्थन कैसे कर सकता हूँ? तुम खाली भेड़िया बनना नहीं चाहते, है ना? अरे भाई विक्रम, विनम्र होने की जरूरत नहीं। तुम वही क्यूलिन बेटा हो जो कभी दुनिया भर में मशहूर था। भले ही तुम कुछ सालों से निष्क्रिय रहे हो, तुम अब भी असाधारण हो। मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है। पीयूष राय ने विक्की के कंधे पर थपथपाया, जैसे कोई बड़ा भाई व्यवहार कर रहा हो। विक्की ने मन ही मन सोचा, ये क्षमता की बात है? ये तो इसलिए है क्योंकि पैसा सही जगह नहीं पहुंचा। अगर तुम अपने दोनों भाइयों की तरह उदार होते तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ ढीला ढाला व्यवहार नहीं करता। शिकायतें हैं, लेकिन विक्की ने सतह पर शांति बनाए रखी। योर हाइनेस, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आपकी प्रतिष्ठा के मुकाबले मेरी कोई औकात नहीं। भाई विक्रम, तुम मेरे साथ सहयोग करने पर विचार क्यों नहीं करते? पीयूष राय ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। सभी प्रिंसों में मेरे सिंहासन पर बैठने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। अगर मुझे तुम्हारा समर्थन मिलता है तो मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। मेरे पक्ष में होना सबसे सही विकल्प है और साथ ही ये सबसे ज्यादा रिटर्न वाला निवेश भी है। ये विक्की ने सोचने वाला भाव दिखाया। आमतौर पर इस समय अगर कोई बेवकूफ नहीं है तो उसे पता होगा कि भारी रकम से लुभाना चाहिए और मौके को भुनाना चाहिए। लेकिन पीयूष राय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस मुस्कुराया और अपने आप शराब पीता रहा, जैसे वह चाहता हो कि विक्की इस पर सोचे। उसके विचार में चाहे विक्की की हैसियत कुछ भी हो, वो सिर्फ एक ही है। अगर वह एक सम्मानित प्रिंस है
जो विनम्र और बुद्धिमान है और गर्मजोशी से लुभाता है, तो ये पहले ही उसे बहुत सम्मान देना है। विक्की में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह मना कर दे? इस समय बगल में खड़ी नैना राय और बर्दाश्त नहीं कर सकी और याद दिलाया, तीसरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि योर हाइनेस तुम्हारा समर्थन करे, तो कुछ तो दिखाना होगा, है ना? वरना ये थोड़ा कम ईमानदारी वाला लगता है। ये सुनकर पीयूष राय ने आश्चर्य का दिखावा किया और अपने सिर पर थपथपाया। अरे, मेरे दिमाग को देखो, मैं तो मुख्य बात भूल ही गया। ये कहकर पीयूष राय ने अपनी जेब से एक जेड पेंडेंट निकाला, उसे विक्की को सौंपा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई विक्रम, ये एक बेहतरीन हैतियान जेड है, जिसकी कीमत हजारों सोने की है। इसे मेरी ओर से मुलाकात का तोहफा समझो। हैतियान जेड। विक्की की आंखें फड़की और वह एक पल के लिए अवाक रह गया। बड़ा प्रिंस एकांत राय ने जो तोहफा दिया था, वह था मार्शल आर्ट्स का सबसे कीमती खजाना, स्काई आई, जिसमें अनगिनत जादुई शक्तियां थीं। दूसरा प्रिंस नीलेश राय ने कई डिब्बों में खजाने भेजे। उनमें मौजूद खजाने हर एक की कीमत हजारों सोने की थी, जो एक सेना बनाने के लिए काफी थी। और तुमने बस एक जेड पेंडेंट दे दिया। तुम मुझे क्या समझते हो, भिखारी? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक जेड पेंडेंट की कमी है? एक देश का शानदार प्रिंस, क्या तुम ज्यादा कंजूस नहीं हो? तुम इतने कंजूस और चिकनी बातें करने वाले हो, सिंहासन के लिए पैसे खर्च करने में भी हिचकते हो। तुम देश का राजा कैसे बन सकते हो? योर हाइनेस, ये खजाना बहुत कीमती है और आम आदमी इसके लायक नहीं है। विक्की ने बार बार हाथ हिलाए। हालांकि उसने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया, लेकिन उसके उदासीन रवैये में कुछ संकेत तो होने चाहिए, है ना? अरे, तुम औपचारिकता मत करो। जब तक तुम भविष्य में मेरे इस पद पर बैठने का समर्थन करते हो, मेरे पास ऐसे खजाने ढेर सारे हो सकते हैं। पीयूष राय ने गर्व से कहा, बातें अच्छी हैं, लेकिन कोई वास्तविक फायदा नहीं। योर हाइनेस वाकई बहुत उदार है, तो आम आदमी पहले शुक्रिया अदा करता है। विक्की ने जबरदस्ती मुस्कान दी और आखिरकार उसने वो खजाना अपनी जेब में डाल लिया। हालांकि पीयूष राय बहुत कंजूस है, लेकिन वह दरवाजे पर आए सामान को छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार, मक्खी कितनी भी छोटी हो, मांस तो है। हा, तो मैं हम दोनों के सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। पीयूष राय ने अपनी ओर से हाथ बढ़ाया। सहयोग सुखद रहे, विक्की ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मन ही मन बहुत निराश था। इतनी मेहनत करने और सोने का समय बर्बाद करने के बाद उसे सिर्फ एक जेड पेंडेंट मिला। ये वाकई बहुत सस्ता था। दोनों प्रिंस हैं, फिर भी इतना बड़ा अंतर क्यों? छोड़ो, घर जाकर नहा धो कर सो जाऊं। योर हाइनेस, अब देर हो रही है, तो मैं पहले विदा लेता हूँ। विक्की ने अपनी ओर से अलविदा कहा। जाओ, अगर कुछ हो तो मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। पीयूष राय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ साधारण अभिवादनों के बाद विक्की और नैना राय ने जल्दी अलविदा कहा और चले गए। दरवाजे से बाहर निकलकर गाड़ी में वापस आए। विक्की ने अपने हाथ में साधारण जेड पेंडेंट को देखा, थोड़ी देर सिर हिलाया और बार बार आहें भरी। योर हाइनेस, तुम्हारा तीसरा भाई बहुत कंजूस है ना? उसने मुझे बस एक जेड पेंडेंट दिया, इससे वह मुझे कैसे लुभा सकता है? विक्की ने शिकायत की। तीसरा भाई सतर्क है। वह पूरी तरह यकीन होने से पहले ज्यादा संसाधन और धन निवेश नहीं करता। तुम्हें एक बेहतरीन हैतियान जेड देना भी बुरा नहीं है, नैना राय ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल, अगर उसने अभी बात नहीं की होती, तो विक्की को शायद जेड भी नहीं मिलता। पीयूष राय के स्वभाव के हिसाब से वह बस एक बड़ा सपना दिखाकर बात खत्म कर देता। बिना तुलना के अंतर नहीं पता। तुम्हारे बड़े और दूसरे भाई के खजानों के मुकाबले ये वाकई देखने में अच्छा नहीं लगता। विक्की ने सिर हिलाया। ठीक है, सस्ते में अच्छा माल पाने का नाटक मत करो। तुमने आज रात बहुत कमाई कर ली, अब संतुष्ट होने का समय है। नैना राय ने आंखें घुमाईं। योर हाइनेस, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। ये सब तुम्हारे भाई हैं जो मुझे खरीदने की जिद कर रहे हैं। मैं इन खजानों को चाहकर भी नहीं ठुकरा सकता। विक्की ने कंधे उचकाए।
महल से निकलने के बाद वह बस घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि निमंत्रण एक के बाद एक आते रहेंगे। हालांकि ये तनावपूर्ण था, लेकिन उसे ढेर सारे फायदे मिले और ये यात्रा सार्थक थी। विक्रम राठौड़, इतने सारे फायदे लेने के बाद अब तुम्हें कुछ योगदान देना चाहिए, है ना? नयना राय ने अचानक कहा। कैसा योगदान? मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। असली निर्णय का अधिकार तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी के हाथ में है। वे ही है जो दुनिया तय करते हैं। विक्की बार बार उबासियां लेता रहा। पहले ऐसा था, लेकिन अब नहीं। नयना राय ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मेरे पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस साल का अंत तक उनका जीवित रहना भी एक सवाल है। इसके अलावा मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। त्रिशक्ति में कुछ परेशानियां हो रही हैं। कहते हैं कि अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते और मुसीबतें हजारों साल तक रहती है। चंद्रकांत राठौड़ ने कई बुरे काम किए हैं। उनके हाथों पर अनगिनत खून है। वह एक विशिष्ट मुसीबत है जो हजारों साल तक टिकती है। वह जरूर इसे सह लेगा, विक्की ने लापरवाही से कहा। फिर भी उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि अखिल ने पहले क्या कहा था। दूसरा पक्ष ने कहा था कि ड्रैगन गार्ड पैविलियन ने 10 साल तक योजना बनाई थी और जल्द ही इसे बंद कर देगा। अगर अखिल ने झूठ नहीं बोला था, तो त्रिशक्ति के महल में शायद कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी। चाहे कुछ भी हो, उसे समय निकालकर वापस जाकर देखना होगा। पहले वह अपने पिता की निष्क्रियता से बहुत नफरत करता था, लेकिन कई घटनाओं के बाद उसे अचानक अपने पिता की मजबूरियां समझ आ गई। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम वापस जाकर देख लो। शायद तुम कुछ मदद कर सको, नयना राय ने याद दिलाया। मेरी चिंता मत करो। शाही उत्तराधिकारी की स्थिति अभी तक तय नहीं हुई है। अगर इसे अच्छे से नहीं संभाला गया तो खून की नदियां बहेंगी। विक्की ने कमर सीधी की। हर बार जब सिंहासन बदलता है, शांति बनाए रखना मुश्किल होता है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि इस बार ये ज्यादा गंभीर न हो। नयना राय ने हल्के से आह भरी। चाहे वो शाही परिवार हो या त्रिशक्ति का महल, मौजूदा स्थिति आशावादी नहीं है। इसलिए दोनों के लिए एक साथ काम करके स्थिति को यथासंभव स्थिर करना सबसे अच्छा है। इसके लिए ड्रैगन स्रोत एनर्जी की 5 धाराएं इकट्ठा करना चाबी है। अगर तुम 5 ड्रैगन स्रोत एनर्जी इकट्ठा कर लेते हो, तो सब कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि दुनिया पर कब्जा भी कर सकते हो। योर हाइनेस, आज रात तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, है ना? विक्की राठौड़ अपनी सीट पर टिका और अचानक पूछा। बार बार की भागदौड़ ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। हर बार जब वो घर जाकर सोना चाहता था, कोई न कोई रास्ता रोककर सामने आ जाता था, जिससे वो अब डरने लगा था। भले ही वो इतना नींद में था कि उसकी पलकें मुश्किल से खुल रही थी, फिर भी वो सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जैसे ही वो आंखें बंद करेगा, कोई उसे जगा देगा। ये सबसे असहज बात होगी, जैसे बीच में पेशाब करते वक्त जबरदस्ती रोक दिया जाए। वह एहसास कितना तनावपूर्ण है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने पर्याप्त कमाई नहीं की? नयना राय ने हंसते हुए कहा। हालांकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब बस सोना चाहता हूँ, विक्की ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा। चिंता मत करो, क्राउन प्रिंस की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सिर्फ वही 3 हैं जिन्होंने तुम्हें आज रात बुलाया। बाकी लोग हर तरह से थोड़े कमजोर हैं और इस हलचल में शामिल नहीं होंगे, नयना राय ने कहा। ये अच्छा है, विक्की ने लंबी सांस ली। आखिरकार मैं आज रात चैन से सो सकूंगा। बहुत जल्दी खुश मत हो, मुझे लगता है तुम आज रात सो नहीं पाओगे। नयना राय ने सिर हिलाया। क्या बात है? तुमने नहीं कहा कि कोई मुझे परेशान नहीं करेगा? विक्की तुरंत सीधा बैठ गया, थोड़ा उत्तेजित दिखा। इतना घबराओ मत। मैंने कहा कि तुम आज रात सो नहीं पाओगे, क्योंकि सुबह होने वाली है। खिड़की से बाहर देखो, नयना राय ने क्षितिज की ओर इशारा किया। विक्की ने उसकी नजर की दिशा में देखा
और वाकई पाया कि आकाश में अंधेरे के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। ये सुबह होने से पहले का संकेत था। जैसे कुछ पक्का करने के लिए विक्की ने अपना मोबाइल निकाला और समय देखा। सुबह के 5 बज चुके थे और सूरज उगने में बस 1 घंटे से भी कम समय बाकी था। हाय, मुझे नहीं पता था कि मुझे पूरी रात तड़पाया जाएगा। क्या गुनाह किया, विक्की ने आह भरी। जब अंधेरा हुआ था तब वो बहुत नींद में था और बस जल्दी सोना चाहता था। नतीजतन जब से नैना राय आई, सब कुछ जैसे श्रापित हो गया। तरह तरह की परेशानियां लगातार आती रहीं और एक पल के लिए भी नहीं रुकीं। सब कुछ खत्म करना मुश्किल था, लेकिन अब सुबह होने वाली थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। अस्पष्ट रूप से उसे लग रहा था कि वह और ज्यादा ऊर्जावान होता जा रहा था। उसका शरीर स्पष्ट रूप से नींद में और थका हुआ था। उसकी पलकें लगातार लड़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग उल्टा क्यों जा रहा था? कृपया, क्या मुझे अच्छी नींद लेने दे सकते हो? जवान लड़के का शरीर मजबूत होता है। पूरी रात जागना कोई बात नहीं। मैंने भी तो तुम्हारे साथ पूरी रात जागी, है ना? नैना राय ने सांत्वना दी। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकती हो? विक्की ने गुस्से में कहा। आम तौर पर मेरे लिए 3 से 5 दिन तक जागना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इस बार मैं वाकई बहुत थक गया हूँ। किंशान में किशा टेम्पल पर चढ़ने के क्षण से उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था। उसने पहले और बाद में कई जीवन मरण की लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसका शरीर पहले से ही थक चुका था। इसके अलावा वो घायल भी हुआ था। अब तक टिक पाना अपने आप में एक चमत्कार था। अगर थक गए हो तो गाड़ी में थोड़ा सो लो। मैं तुम्हारे लिए नजर रखूंगी और घर पहुंचने पर तुम्हें बुला लूंगी, नैना राय ने मुस्कुराते हुए कहा। समस्या यह है कि मैं अब सो नहीं सकता, विक्की ने उदास चेहरा बनाया। पता नहीं यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या नहीं, लेकिन जब से उसे पता चला कि सुबह होने वाली है, उसकी ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। स्पष्ट रूप से वो सोना चाहता है, लेकिन सो नहीं सकता। ये एक तरह की यातना है। मैंने कुछ तकनीकें सीखी हैं जो तुम्हें सोने में मदद कर सकती हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, नैना राय ने कहा। सच में? विक्की थोड़ा उलझन में था। कोशिश करो, शायद ये तुम्हें अच्छी नींद लेने में मदद करे, नैना राय ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस मरे हुए घोड़े को जिंदा डॉक्टर समझ लो। विक्की के पास कोई चारा नहीं था, सिवाय सिर हिलाने के। अभी नींद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और पूरे शरीर को ढीला छोड़ना होगा, नैना राय ने नरम स्वर में कहा। विक्की अपनी सीट पर टिका, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ने लगा। अपनी सांसों पर ध्यान दो, खुद को जितना हो सके ढीला छोड़ो और फिर से ढीला करो। कोई रक्षा मत करो, बस सिर से पैर तक पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अच्छा, बस ऐसे ही। अब कल्पना करो कि तुम एक शांत समुद्र पर लेटे हो, लहरों के साथ हल्के हल्के हिल रहे हो। तुम्हारे कानों के पास एक हल्की हवा चल रही है जो तुम्हारे बालों को हिला रही है। नैना राय की आवाज नरम थी, जैसे उसमें कोई अजीब जादुई शक्ति हो। कुछ शब्दों के बाद विक्की पूरी तरह सो गया था। जोर जोर से खर्राटे ले रहा था और लयबद्ध रूप से ऊपर नीचे हो रहा था। वाकई जल्दी सो गया, नैना राय ने मुस्कुराया। उसने अपनी ओर से पास जाकर बैठ गई और अपने कंधों का इस्तेमाल करके विक्की का धीरे धीरे झुकता हुआ सिर पकड़ा। साथ ही उसने एक हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ा ताकि वो अचानक न गिरे। गाड़ी एक्समान गति से चलती रही, लेकिन ये विक्की की विला की ओर नहीं गई, बल्कि एक अनजान जगह की ओर चली गई। विक्की ने एक सपना देखा, एक बहुत लंबा सपना। सपने में वो अकेला युद्ध के मैदान पर खड़ा था। उसके पैरों के पास लाशों के ढेर लगे थे। खून ने पूरी जमीन को लाल कर दिया था। आसपास देखने पर एक भी जीवित चीज नजर नहीं आई, सिर्फ एक दुखद दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया में सिर्फ वो अकेला बचा हो। चाहे रिश्तेदार हों, दोस्त हों या दुश्मन, सब खून के गड्ढे में गिर चुके थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था,
या किस वजह से इतना खूनी मंजर बना। उसे बस इतना पता था कि वह डरा हुआ और अकेला था। क्या यह युद्ध है? इसमें कोई विजेता नहीं था। लड़ाई जारी रही और सब मर गए। विक्रम राठौड़। विक्रम राठौड़। पता नहीं कितने समय बाद विक्की को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल वो अचानक उस दुस्वप्न से बाहर निकल आया और बिस्तर से उठ बैठा। उसे पता ही नहीं चला। वो पसीने से तरबतर था और हाफ रहा था। नैना राय? विक्की की आंखें धीरे धीरे केंद्रित हुईं और सबसे पहले उसने एक सफेद कपड़े और टोपी घूंघट पहने हुए लड़की को देखा। ये नैना राय थी। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मैंने अभी तुम्हें चिल्लाते और मारने की बात करते सुना। नैना राय ने नरम स्वर में पूछा। मैंने एक सपना देखा, बहुत अजीब सपना। विक्की ने लंबी सांस ली और अपनी पीठ पर ठंडक महसूस की। शुक्र है कि ये सिर्फ एक सपना था, वरना परिणाम भयानक होते। सपने तो उल्टे होते हैं, चिंता मत करो। नैना राय ने मुस्कुराया। विक्की ने खिड़की से बाहर आकाश की ओर देखा। दोपहर हो चुकी थी और उसने उत्सुकता से पूछा, वैसे मैं कितने समय से सो रहा हूँ? 2 दिन और 1 रात, नैना राय ने जवाब दिया। क्या? विक्की हैरान रह गया। मैं इतने लंबे समय तक सोया? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने देखा कि तुम इतने गहरे सो रहे हो। मेरा मन नहीं हुआ कि तुम्हें जगाऊं। इसके अलावा तुम इतने जोर से खर्राटे ले रहे थे कि मैं तुम्हें जगा भी नहीं सकती थी। नैना राय ने मजाक किया। रुको, ये मेरा घर तो नहीं है ना? ये कहा है? विक्की ने आसपास नजर दौड़ाई और पाया कि कमरे की सजावट अपरिचित और स्त्रीलिंग थी। यहाँ तक कि बिस्तर से भी खुशबू आ रही थी। ये मेरा निजी निवास है, नैना राय ने समझाया। कल रात एक हादसा हुआ था। सुरक्षा कारणों से मैंने तुम्हें घर नहीं भेजा। मैं तुम्हें यहाँ अस्थायी रूप से रख सकती थी। हादसा? क्या हुआ? विक्की ने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ी। कल रात कोई तुम्हें मारना चाहता था। नैना राय ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मुझे मारना? विक्की राठौड़ ने भौहें चढ़ाई। क्या ये ड्रैगन गार्ड पैविलियन के लोग हो सकते हैं? वो अब ड्रैगन गार्ड पैविलियन के साथ मरने मारने की जंग में उलझा हुआ है, और वे ड्रैगन गार्ड पैविलियन के लोग जो टूटने की कगार पर हैं, निश्चित रूप से उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। नैना राय ने हल्के से सिर हिलाया। उस रात हम रास्ते में घात में फंस गए थे, लेकिन मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी और तुम्हें समय रहते दूसरी जगह ले गई। शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ। अगर कुछ और नहीं तो ये ड्रैगन गार्ड पैविलियन के बचे हुए लोग ही होने चाहिए। विक्की ने कमर सीधी की। उसके शरीर की हड्डियां चटक रही थीं और उसने आह भरी। शुक्र है योर हाइनेस प्रिंसेस चतुर हैं, वरना मैं खतरे में पड़ जाता। जब मैंने तुम्हें महल में बुलाया तो मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी थी। नैना राय ने हल्के से मुस्कुराया। इसके अलावा तुम अब वो अहम शख्स हो जिस पर सबकी नजर है। तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ड्रैगन किंगडम में सचमुच हंगामा मच जाएगा। योर हाइनेस, कृपया मुझ पर दबाव मत डालो। मैं बस एक घुमक्कड़ हूँ। मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। विक्की ने उबासी ली। हालांकि वो 2 दिन और 1 रात सोया था, फिर भी उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह तरोताजा नहीं हुआ है। कुछ कमी रह गई थी। तुम भाग्य और नियति से बंधे हो। तुम इससे बच नहीं सकते। भले ही तुम कुछ न करो, तुम्हें परेशानियां आएंगी। आखिर में मजबूर होने की बजाय पहले से तैयारी करना बेहतर है। कम से कम तुम वो रास्ता चुन सकते हो जो तुम चाहते हो, नैना राय ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। उसने विक्रम राठौर के लिए कई बार भविष्यवाणी की थी। हालांकि वह परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो कुछ निष्कर्ष निकाल सकती थी। यही कि ड्रैगन किंगडम में भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाएं सभी विक्रम राठौर से जुड़ी है। यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा फैसला भी दुनिया की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अपना रास्ता चुनना? विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई और अचानक उसे अभी अभी देखा गया सपना याद आया। अगर उसके पास विकल्प होता तो वो निश्चित रूप से युद्ध नहीं चाहता था।
क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मर जाते, जिसमें उसके सबसे करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल हैं। योर हाइनेस, परसों रात की मुलाकातों के बाद मुझे तुम्हारे 3 शाही भाइयों की सामान्य समझ हो गई है। विक्की ने अचानक विषय बदला और कहा, वे तीनों न केवल सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बड़ी है। वे ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच कहूं, तुम्हारे पिताजी की तुलना में ये वाकई बहुत बड़ा अंतर है। त्रिशक्ति के प्रिंस के लिए रविंद्र राय ने जो कुछ किया वह वाकई बेईमानी और अनैतिक था, लेकिन कम से कम दूसरा पक्ष देश और लोगों के लिए एक अच्छा राजा माना जा सकता है। हालांकि उनके 3 बेटों की अपनी अपनी छिपी मंशाएं हैं। इन वर्षों में उन्होंने प्रतिष्ठा के मामले में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की और न ही उन्होंने जनता की प्रशंसा के लायक कुछ किया। तीनों की सारी ऊर्जा आपसी लड़ाई में खर्च हुई। एक तरफ वे अपने पिता पर नजर रखते हैं और दूसरी तरफ अपने भाइयों और बहनों से हर संभव सावधानी बरतते हैं। तीनों ने तथाकथित सम्राट की मानसिकता को पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन जो कमी है वह है एक दयालु दिल। मैं शाही परिवार में पली बढ़ी हूँ और मेरे आसपास ढेर सारे शक्तिशाली अधिकारी और सहायक थे। सत्ता और लाभ के लिए लड़ना लगभग स्वाभाविक हो गया है। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती, नयना राय ने समझाया। तुम उनके लिए बोल सकती हो। विक्की ने मुस्कुराया। वाकई, तुम्हारे 3 शाही भाइयों को नालायक नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से उनमें राजा बनने की क्षमता और जागरूकता नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने स्पष्ट रूप से ये देख लिया है, इसलिए उनके लिए चुनना मुश्किल हो रहा है। हर कोई बड़ा होता है, कोई भी जन्म से सम्राट नहीं बनता। शायद वे प्रिंस बनने के बाद बदल जाए, नयना राय ने कहा। ये मुश्किल है। अगर तुम ड्रैगन किंगडम के भविष्य को इस दाव पर लगाती हो कि तुम्हारे 3 शाही भाई बदल जाएंगे, तो जोखिम बहुत बड़ा है। अगर दाव गलत हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। विक्की ने सिर हिलाया। तुम्हारी बातें बहुत अजीब है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? नयना राय को जल्दी ही कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कुछ नहीं, विक्की ने हल्के से मुस्कुराया। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सम्राट बनने की कोई इच्छा है? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारा समर्थन करने का विकल्प चुन सकता हूँ। तुमने क्या कहा? नयना राय एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। उसे शक हुआ कि उसने गलत सुना। दरअसल, मुझे लगता है कि तुम सम्राट बनने के लिए बहुत अच्छी हो, और सम्राट को भी शायद ऐसा ही लगता है। तो अगर तुम्हें इसमें रुचि है, तो मैं त्रिशक्ति के महल की ओर से तुम्हारे सिंहासन पर बैठने का पूरा समर्थन करूंगा, विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम राठौड़, मजाक मत करो, ये जरा भी मजेदार नहीं है। नयना राय का लहजा गंभीर हो गया। मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, मैं सम्राट बनने की योग्यता कैसे रख सकती हूँ? पूरा दरबार मुझे स्वीकार नहीं करेगा। लड़की होने में क्या गलत है? विक्की ने गंभीरता से कहा। किसने कहा कि लड़कियां सम्राट नहीं बन सकती? क्या प्राचीन काल में वो ज़ेतियान नहीं थी? हालांकि तुम अभी सम्राट वू से थोड़ी छोटी हो, लेकिन तुम धीरे धीरे बड़ी हो सकती हो। अगर तुम मेहनत करो, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। विक्रम राठौड़, मैं तुम्हारे भरोसे की कदर करती हूँ, लेकिन मेरी इस बारे में कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कृपया इस अवास्तविक विचार को छोड़ दो, नयना राय ने सख्ती से मना किया। प्राचीन काल से लेकर अब तक सभी राजवंशों में सिर्फ एक वो ज़ेतियान थी, और सही समय, सही जगह और सही लोगों के साथ उसे बस इतनी सी उम्मीद मिली थी। वह नहीं सोचती थी कि वह सम्राट वू जैसे महान व्यक्तित्व से तुलना कर सकती है। सबसे जरूरी बात, अगर उसे सत्ता के लिए महत्वाकांक्षा हो जाती है, तो ये दुनिया को चौंका देगा। उस समय एक और खूनी तूफान आएगा, जो वो सबसे कम देखना चाहती थी। अगर तुम्हें कोई इच्छा नहीं है, तो ठीक है, मैंने बस यूं ही जिक्र किया। बेशक, अगर तुम अपना मन बदलती हो, तो मुझे कभी भी बता सकती हो। विक्की ने हल्के से मुस्कुराया। जैसा कि रविंद्र राय ने कहा था, सभी शाही उत्तराधिकारियों में नयना राय सम्राट बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। अफसोस कि वह एक लड़की है। सत्ता के लिए इस रास्ते पर चलना वाकई मुश्किल है। ये तो छोड़ ही,
दो कि तीनों प्रिंस क्या करेंगे। पूरे राजवंश के सिविल और सैन्य अधिकारी इस परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। बेशक, सबसे जरूरी बात नैना राय को खुद देखनी होगी। अगर ऐसी महत्वाकांक्षा है तो विक्की निश्चित रूप से इसका समर्थन करेगा, अगर नहीं तो इसे मजाक समझ लिया जाएगा। तुम्हारी सोच बहुत तेज है, तुमने ये बात अचानक क्यों उठाई? नैना राय का लहजा थोड़ा अजीब था। कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम सबसे उपयुक्त हो। शायद तुम सम्राट बनने के बाद पूरी दुनिया बदल जाए। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। बेवकूफी मत करो, ये असंभव है। तुम मेरे 3 शाही भाइयों पर विचार करो। नैना राय ने सिर हिलाया। जल्दी मत करो। क्राउन प्रिंस की स्थिति 1-2 दिन की बात नहीं है। इसे स्वाभाविक रूप से होने दे। विक्की ने अपने पेट को छुआ और टटोलते हुए पूछा, योर हाइनेस, यहाँ कुछ खाने को है? मुझे फिर से भूख लगी है। थोड़ा इंतजार करो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, नैना राय ने कहा। क्या बात है? योर हाइनेस प्रिंसेस खुद खाना बनाएंगी? विक्की थोड़ा हैरान था। इसमें इतना होहल्ला करने की क्या बात है? नैना राय ने आंखें घुमाईं। मैं बहुत पहले महल छोड़ चुकी हूँ और ज्यादातर समय बाहर घूमती रही हूँ। खाना बनाना जानना तो सामान्य बात है ना? तो ऐसा है। विक्की ने अचानक मुस्कुराया। लगता है मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे योर हाइनेस प्रिंसेस की कारीगरी का स्वाद चखने को मिलेगा। इतना चिकना मुंह मत बनाओ, नैना राय ने गुस्से में कहा। लिविंग रूम में फल है, अगर भूख लगी है तो पहले मेज पर रखे फल खा लो। खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ये कहकर वो बेडरूम से बाहर निकली और किचन में व्यस्त हो गई। विक्की बिस्तर से उतरा, खिड़की से आ रही धूप के सामने आराम से कमर सीधी की और तरोताजा महसूस किया। ड्रैगन गार्ड पैविलियन का मामला अभी के लिए खत्म हो चुका है। अब त्रिशक्ति में वापस जाकर देखने का समय है। खाना पीना खत्म करने के बाद विक्की राठौड़ ने अलविदा लेने का फैसला किया। 2 दिन और 1 रात सोने के बाद भी उसे अभी कई काम निपटाने थे, इसलिए उसे जल्दी वापस लौटकर इंतजाम करना था। गाड़ी में बैठने से पहले नैना राय ने अचानक विक्की को पुकारा और याद दिलाया, विक्रम राठौड़, मैंने कल रात फिर से तुम्हारा भविष्य देखा। तुम्हारा संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ समय तक तुम्हें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। मैं पहले जाता हूँ। विक्की ने सिर हिलाया, नमस्ते की और जल्दी से गाड़ी में चला गया। गाड़ी में बैठते ही विक्की ने पहले अवनी सिंघानिया को फोन करके अपनी सलामती की खबर दी और फिर भीमसेन और दिव्यांका सेन को स्पष्ट रूप से सूचित किया। जो कुछ हुआ उसे संक्षेप में समझाया। इसका सामान्य मतलब था कि सेन परिवार को तैयार रहना चाहिए। एक बार जब सिंहासन के उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाएगी तो ये अनिवार्य रूप से पूरे दरबार को प्रभावित करेगी। एक शाही परिवार के रूप में सेन परिवार स्वाभाविक रूप से इससे अलग नहीं रह सकता। 1 घंटे बाद विक्की अपनी विला में वापस पहुंच गया। इस समय प्राची विला में खाना बना रही थी, जबकि स्मरणवीर और डॉक्टर प्रभाकर एक साथ सुलेख का अध्ययन कर रहे थे। जहाँ तक जीवन की बात है, वह अपनी आंखें बंद करके मन को शांत कर रहा था और अपनी तलवार की मंशा को तेज कर रहा था। कौन है? जब विक्की ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला जीवन था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी गोद में रखी लंबी तलवार अचानक से बाहर निकलकर सीधे दरवाजे की ओर इशारा करने लगी। मैं हूँ, विक्की ने तुरंत अपनी पहचान बताई। भाई विक्की, तुम आखिरकार वापस आए? जीवन की आंखें चमक उठीं। तुम इन 2 दिनों में कहाँ थे? कोई खबर क्यों नहीं थी? कुछ जरूरी काम था, इसलिए 2 दिन की देरी हो गई, विक्की ने मुस्कुराया। वो कभी नहीं कहेगा कि वह 2 दिन बाहर सोया था। भाई विक्की, तुम्हारा पहले दिया हुआ पत्र मैंने त्रिशक्ति भेज दिया है, जीवन ने कहा। बस भेज दो। विक्की को इसकी परवाह नहीं थी और उसने पूछा, वैसे अंकल स्मरणवीर और डॉक्टर प्रभाकर कैसे हैं? वे ठीक है। मैं इन 2 दिनों से सतर्क रहा हूँ, बस इस डर से कि कुछ गलत न हो जाए। शुक्र है, सब कुछ शांत रहा, जीवन ने कहा। ये अच्छा है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया।
विक्की ने सिर हिलाया। विक्रम, तुम वापस आ गए? इस समय स्मरणवीर और डॉक्टर प्रभाकर अध्ययन कक्ष से बाहर निकले। वे घर पर ही रह रहे थे, इसलिए उन्हें पिछले 2 दिनों में क्या हुआ इसका कोई अंदाजा नहीं था और न ही उन्हें कोई चिंता थी। अंकल स्मरणवीर, तुम्हारा चेहरा दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और तुम अच्छी तरह ठीक हो रहे हो। विक्की ने ध्यान से देखा। उसने पाया कि स्मरणवीर का चेहरा गुलाबी था। उनकी सांसें समान और मजबूत थी और वे एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं थे। ये तुम्हारी दवा की बदौलत है, वरना मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। स्मरणवीर ने मुस्कुराया और फिर कहा, वैसे तुम जब यहाँ नहीं थे तब कल त्रिशक्ति के प्रिंस ने एक दूत भेजा था जो तुम्हारी मौजूदा स्थिति के बारे में पूछ रहा था। क्या तुम उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हो? महल से दूत? वो कौन है? विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। मुझे नहीं पता। मैं 10 साल से वापस नहीं गया। शायद अब पुराने अधीनस्थों में से बहुत कम बचे हों। अब सब नए चेहरे हैं, स्मरणवीर ने कहा। चूंकि वह मेरे लिए आया है तो मुझे उससे मिलना होगा। वह अभी कहाँ है? विक्की ने पूछा। ऐसा लगता था कि उसका मदद के लिए लिखा पत्र महल का ध्यान आकर्षित कर चुका था, इसलिए उन्होंने स्थिति की जांच के लिए किसी को भेजा था। संयोग से वह भी इस अवसर का उपयोग करके महल की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन उसने जाने से पहले एक फोन नंबर छोड़ा था। मैं अभी जाकर पूछता हूँ, स्मरणवीर ने कहा। तुरंत कमरे में वापस भागा, नंबर निकाला और स्थिति के बारे में पूछने लगा। थोड़ी देर बाद स्मरणवीर फिर से बाहर भागा और बोला, विक्रम, महल के दूत ने कहा कि वो आज रात 8 बजे इंपीरियल टावर पर हमारा इंतजार करेगा। ठीक है, हम आज रात वहां जाएंगे। विक्की ने सिर हिलाया। वह दक्षिण नगर के इंपीरियल टावर से पहले से ही बहुत परिचित था और हाल ही में कई बार वहां जा चुका था। समय जल्दी बीत गया और पलक झपकते ही रात हो गई। विक्की 7 बजे गाड़ी लेकर निकला, जीवन और स्मरणवीर को साथ ले गया और आधे घंटे से भी कम समय में इंपीरियल टावर पहुंच गया। आज रात इंपीरियल टावर पहले की चहल पहल से अलग था और थोड़ा सुनसान लग रहा था, खासकर दूसरी मंजिल, जिसे पूरी तरह बुक कर लिया गया था और किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। विक्की ने अपनी पहचान बताई, फिर स्मरणवीर और जीवन को लेकर ऊपर गया। इस समय दूसरी मंजिल के वीआईपी क्षेत्र में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा था। ये शख्स काले कपड़े पहने था। उसका चेहरा साधारण, कदकाठी साधारण और स्वभाव भी बहुत साधारण था। उसके शरीर में कोई खास विशेषता नहीं थी। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे भीड़ में देखना मुश्किल होता। मैंने योर हाइनेस से मुलाकात की। विक्की को देखते ही वो शख्स तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और सिर झुकाकर सलाम किया। तुम कौन हो? विक्की ने शांति से पूछा। मेरा साधारण नाम सन टोंग है और मैं प्रिंस का निजी गार्ड हूँ। जब प्रिंस को पता चला कि आप मुश्किल में हैं तो उन्होंने तुरंत मुझे आपकी मदद के लिए भेजा, सन टोंग नामक शख्स ने सिर झुकाकर कहा। निजी गार्ड? विक्की ने ऊपर नीचे देखा और फिर पूछा, तुम अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? वह दुनिया में नया नहीं था। ऐसी चीजों के बारे में उसे स्पष्ट रूप से पूछना था। ये संभव नहीं था कि वह सिर्फ दूसरे पक्ष की बातों पर यकीन कर ले। ये प्रिंस द्वारा मुझे दी गई टोकन है, कृपया इसे देखें। सन टोंग ने अपनी जेब से एक टोकन निकाला और दोनों हाथों से सौंप दिया। विक्की ने इसे लिया और देखा। आखिरकार अपनी सतर्कता छोड़ दी। टोकन वाकई त्रिशक्ति के महल की टोकन थी और सिर्फ सबसे भरोसेमंद निजी गार्ड ही इसे पाने के योग्य थे। ये टोकन दूसरे पक्ष की पहचान साबित करने के लिए काफी थी। जनरल सन, हम सब अपने लोग हैं, औपचारिकता की जरूरत नहीं। कृपया उठो। विक्की ने टोकन लौटाया और साथ ही सन टोंग को उठने में मदद की। शुक्रिया, योर हाइनेस। सन टोंग ने सम्मानित महसूस किया। जनरल सन, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये सेना के डिप्टी जनरल दर्शील के सहायक जनरल स्मरणवीर, जनरल स्मरणवीर हैं। विक्की ने स्मरणवीर की ओर इशारा किया। मैंने जनरल स्मरणवीर से मुलाकात की।
मैंने जनरल स्मरणवीर के बारे में बहुत सुना है। आज उन्हें देखना वाकई एक सौभाग्य है। सन टोंग ने तुरंत मुठ्ठियां जोड़कर सलाम किया। जनरल सन, आप औपचारिकता छोड़े। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब से दुनिया आप युवाओं की होगी। स्मरणवीर ने मुस्कुराया। ये जीवन है, मेरा दोस्त। विक्की ने फिर जीवन की ओर इशारा किया। भाई जीवन। सन टोंग ने फिर से मुठ्ठियां जोड़ी। योर हाइनेस का दोस्त होना स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जनरल सन, जीवन ने भी मुठ्ठियां जोड़कर जवाब दिया। ठीक है, हम सब एक दूसरे को जान गए। बैठो। विक्की ने कई लोगों को बैठने का इशारा किया और साथ ही पूछा, जनरल सन, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कृपया पूछें, योर हाइनेस। मुझे जो कुछ पता है वह सब बता दूंगा। सन टोंग ने सिर झुकाया। मैंने सुना है कि हाल ही में त्रिशक्ति प्रिंस के महल में कुछ परेशानियां हुई हैं। ये सच है या झूठ? विक्की ने पूछा। ये वास्तव में परेशानी नहीं है, बस कुछ जासूस कुछ सावधानी बरत रहे हैं। वे हाल ही में सक्रिय हुए हैं और महल ने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है। सन टोंग ने सचमुच जवाब दिया। चंद्रकांत राठौड़, उनकी तबीयत कैसी है? विक्की ने आखिरकार वह जवाब पूछा जो वह सबसे ज्यादा जानना चाहता था। योर मेजेस्टी, उनकी तबीयत हमेशा अच्छी रही है। सन टोंग ने जबरदस्ती मुस्कान दी। ईमानदारी से जवाब दो, कोई झूठ नहीं। विक्की ने अचानक चिल्लाया। सन टोंग चौंक गया और धड़ाम के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और घबराते हुए बोला, योर हाइनेस को जवाब। प्रिंस की तबीयत वाकई बहुत अच्छी नहीं है। वे अक्सर आधी रात को खून की उल्टी करते हैं। उन्होंने कई चमत्कारी डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपको चिंता न हो, इसलिए योर मेजेस्टी ने हमसे ये छिपाया और हमें आपको बताने से मना किया। हमारी साधारण स्थिति में वाकई कोई उपाय नहीं है। कृपया मुझे माफ करें, योर हाइनेस। आधी रात को खून की उल्टी? क्या त्रिशक्ति के चमत्कारी डॉक्टर भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते? विक्की ने गहरी भौहें चढ़ाई। चमत्कारी डॉक्टर ने कहा कि ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। सन टोंग ने दुखी होकर रोया। लाइलाज बीमारी? विक्की का चेहरा अंधेरा पड़ गया। चंद्रकांत राठौड़ के पास कितना समय बचा है? कम से कम आधा महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। सन टोंग के शब्द चौंकाने वाले थे। ये सुनकर विक्की को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कम से कम आधा महीना? ज्यादा से ज्यादा 1 साल? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्की राठौड़ स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में एक ऐसा डर दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हालांकि वो हमेशा चंद्रकांत राठौड़ की निष्क्रियता से नफरत करता था, फिर भी वे बाप बेटे हैं जिनका खून पानी में घुला हुआ है। अब जब उसे पता चला कि चंद्रकांत राठौड़ का समय नजदीक आ रहा है, वह बिना किसी कारण घबरा गया। उसके आसपास अब बहुत कम रिश्तेदार बचे हैं। अगर चंद्रकांत राठौड़ भी चले गए तो उसे सचमुच नहीं पता कि वह इसका सामना कैसे करेगा। क्या ये खबर पक्की है? विक्की ने धीमी आवाज में पूछा, शांत दिखने की कोशिश करते हुए। मेज के नीचे छिपा हुआ उसका हाथ धीरे धीरे और अनजाने में मुट्ठी में सिकुड़ गया। योर हाइनेस को जवाब। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच है। भले ही प्रिंस नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए। सन टोंग ने सिर झुकाया। योर मेजेस्टी हमेशा शारीरिक रूप से मजबूत रहे हैं, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? स्मरणवीर ने पूछा। पिछले 10 सालों में योर मेजेस्टी ने कड़ी मेहनत की और अपना जीवन समर्पित कर दिया। न केवल उन्हें त्रिशक्ति की रक्षा करनी थी और बर्बर आक्रमणों को रोकना था, बल्कि उन्हें सभी आंतरिक ताकतों की नजरों से भी सावधान रहना था। इस तरह लंबे समय तक चलने पर मजबूत इरादों वाला व्यक्ति भी इसे सहन नहीं कर सकता। योर मेजेस्टी वाकई बहुत तकलीफ में है। सन टोंग की आवाज कांपने लगी। चंद्रकांत राठौड़ के निजी गार्ड के रूप में वह स्वाभाविक रूप से सब कुछ देखता है। दर्शील का त्रिशक्ति का किंग इतना शानदार और दबंग था कि उसकी एक छींक भी सरकार और जनता को हिला सकती थी। लेकिन अब वो नायक मर रहा है और उसका समय खत्म हो रहा है।
कितना दुखद। हाय। प्रिंस ने इन वर्षों में वाकई बहुत बोझ उठाया है। उन्होंने अकेले ही पूरे त्रिशक्ति और ड्रैगन किंगडम के लगभग आधे क्षेत्र को संभाला। भले ही उनकी उपलब्धियां बेजोड़ हैं, लेकिन वो बहुत थक गए हैं। स्मरणवीर ने आह भरी, दुखी महसूस करते हुए। चंद्रकांत राठौड़। क्या उन्होंने कुछ और कहा? विक्की ने अपनी भावनाओं को दबाया और खुद को उदासीन दिखाने की कोशिश की। प्रिंस ने कहा कि अगर तुम बाहर थक गए हो या अन्याय महसूस कर रहे हो, तो तुम कभी भी वापस जा सकते हो। त्रिशक्ति हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। सन टोंग ने कांपते हुए कहा। वापस जाना? विक्की ने मेज पर रखे चाय के प्याले को देखा, खोया हुआ सोच में पड़ गया। इतने सालों बाद अब समय है कि वापस जाकर देखा जाए। शानदार। मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। विक्की के सहमत होने पर सन टोंग खुशी से उछल पड़ा। उनके प्रिंस ने सितारों और चांद की प्रतीक्षा की, उम्मीद करते हुए कि योर हाइनेस जल्द से जल्द त्रिशक्ति लौट आए। लेकिन अतीत में कुछ रुकावटों के कारण योर हाइनेस का वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। अब जब उन्होंने योर हाइनेस को व्यक्तिगत रूप से सहमत होते सुना, वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। 10 साल बाद बाप और बेटा आखिरकार फिर से मिल रहे थे। जल्दी मत करो, यहाँ अभी कुछ काम निपटाने हैं। मैं 3 दिन में त्रिशक्ति लौटूंगा। विक्की ने सन टोंग को फिर से बैठने का इशारा किया। ठीक है, ठीक है। जब तक योर हाइनेस वापस जाने को तैयार है, आप कभी भी जा सकते हैं। सन टोंग ने बार बार सिर हिलाया। इस बार महल ने सिर्फ तुम्हें कपिलवस्तु भेजा? विक्की ने अचानक पूछा। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि जासूसों की एक पूरी टीम है, सन टोंग ने गंभीरता से कहा। ये सभी महल द्वारा प्रशिक्षित मास्टर्स हैं। ये सभी अपनी क्षमता में उत्कृष्ट हैं, एक के बदले 100। लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए मैंने राजधानी में प्रवेश करने के बाद उन्हें तितर-बितर कर दिया। अगर योर हाइनेस उन्हें देखना चाहते हैं, तो मैं तुरंत उन्हें वापस बुला सकता हूँ। परेशानी मत उठाओ। चूंकि वे जासूस हैं, उन्हें अंधेरे में छिपे रहने दो। विक्की ने हल्के से सिर हिलाया। जो लोग जासूस कहलाते हैं, वे एक मिसौ के बराबर होते हैं। न केवल वे बहादुर और चतुर हैं, बल्कि उनके पास कुछ खास कौशल भी है। चाहे वो खुफिया जानकारी हासिल करना हो या महत्वपूर्ण हस्तियों की हत्या करना, इन जासूसों पर निर्भर करना पड़ता है। कई जासूस कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाते और केवल झूठी पहचान के तहत जी सकते हैं। मरने के बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। यह उन योद्धाओं का समूह है जो खुद को बलिदान करते हैं और अंधेरे में चलते हैं। हर एक कीमती है और उसकी रक्षा की जरूरत है। आपके समझने के लिए शुक्रिया, योर हाइनेस। सन टोंग ने राहत की सांस ली। योर हाइनेस की विशेष स्थिति है और सभी ताकतें चुपके से नजर रख रही हैं। अगर जासूसों को एक साथ इकट्ठा किया गया, तो ये आसानी से उजागर हो जाएगा। तुम्हें महल के मामलों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। पहले मुझे बताओ, अभी स्थिति क्या है? विक्की ने फिर पूछा। योर हाइनेस को जवाब ऐसा है। सन टोंग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक नीचे से तेज कदमों की आवाज आई। कई लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक साथ सतर्क हो गए। कोई कदम उठाने से पहले ही नकाबपोश हत्यारों का एक समूह ऊपर की ओर दौड़ा। इन हत्यारों की आंखें तेज थीं और उनकी आभा शक्तिशाली थी। जाहिर तौर पर वे अच्छे लोग नहीं थे। अगुआ लाल कपड़े पहने था, उसके आसपास के 4 लोग सफेद कपड़ों में थे और बाकी सभी काले कपड़ों में थे। तुम लोग कौन हो? जीवन ने सबसे पहले अपनी तलवार खींची और विक्की के सामने खड़ा हो गया। योर हाइनेस, तुम पहले जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। सन टोंग ने धीरे धीरे अपनी कमर से छोटा चाकू निकाला। उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी थी। विक्रम राठौड़, तुमने हमारे ड्रैगन गार्ड पैविलियन को नष्ट किया और हमारे पुराने पैविलियन मास्टर को मार डाला। आज मैं तुम्हें खून से खून चुकाने को कहता हूँ। लाल कपड़े वाला हत्यारा गुस्से में चिल्लाया। बस तुम कुछ लोग? क्या तुम मुझे मार सकते हो? विक्की शांति से बैठा रहा और बात करते हुए चाय का एक घूंट लिया। वह बेपरवाह और लापरवाह दिख रहा था। घमंडी लड़के,
आज मैं तुम्हें ड्रैगन गार्ड पैविलियन की ताकत दिखाऊंगा। लाल कपड़े वाले हत्यारे ने अचानक हाथ हिलाया और चिल्लाया, फॉर्मेशन बनाओ, इसे मारो। हाँ, उसके आसपास के 4 सफेद कपड़ों वाले हत्यारे कुछ नहीं बोले और अपनी तलवारें खींचकर उस पर झपट पड़े। चारों की गति बहुत तेज थी और उनके हावभाव रहस्यमयी थे। जैसे ही वे चमके और हिले, लगभग केवल एक परछाई ही दिखाई दे रही थी। सबसे जरूरी बात, चारों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था, आक्रमण और रक्षा दोनों में, और फॉर्मेशन एकदम सटीक था, जिससे उनकी घातकता दोगुनी हो गई थी। मैं तुमसे मिलता हूँ। जीवन ने अपनी तलवार किम को एक छिपे हुए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे आगे फेंक दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो जल्दी से आगे बढ़ा और 4 सफेद कपड़ों वाले हथियारों से घिरे घेरे में घुस गया। वाकई मौत को बुलावा दे रहा है। लाल कपड़े वाला हत्यारा बार बार हंसा, मौत का भाव लिए हुए। ड्रैगन गार्ड पैविलियन का ढांचा सख्त है, निचले से ऊंचे स्तर तक। वे हैं साधारण सदस्य, डीकन, रक्षक, पूजक, एल्डर, डिप्टी पैविलियन मास्टर्स और पैविलियन मास्टर्स। वो हिडन ड्रैगन पैविलियन का सदस्य था और उच्च स्तर का माना जाता था। अभी अभी जो 4 लोग मारे गए थे, वे ड्रैगन पैविलियन के रक्षक थे। रक्षक के स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम आधागदम मास्टर स्तर का मास्टर होना जरूरी है। खासकर जब चारों ने फॉर्मेशन बनाया, तो उनकी दिखाई गई ताकत सामान्य मार्शल आर्ट्स मास्टर से भी बेजोड़ थी। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही जीवन फॉर्मेशन में घुसा, उसने आह चिल्लाया, तुरंत पीछे उछला, जमीन पर भारी गिरा और खून की उल्टी कर दी। हालांकि उसकी मौजूदा ताकत आधागदम मास्टर के करीब है, लेकिन ड्रैगन गार्ड पैविलियन के 4 रक्षकों की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे था। भाई जीवन, अभी के लिए हट जाओ और इन चारों को मेरे हवाले कर दो। स्थिति ठीक न देखकर सन टोंग तुरंत अपनी तलवार लेकर फॉर्मेशन में घुस गया और 4 रक्षकों के साथ लड़ने लगा।